जय माता दी सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र के पढ़ेंगे, जो उनकी बुक है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। यदि 19वीं शती के पूर्व विभिन्न कवियों लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय दिया गया, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैश्यों की वार्ता, भक्तिमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि। किंतु इनमें कालक्रम संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच में इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया। ठीक है। इसका प्रथम प्रकाशन 1839 में हुआ। तथा द्वितीय प्रकाशन 1847 में प्रकाशित हुआ और 1871 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करके हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी का काव्य सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश दिया गया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम से प्रस्तुत करना काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना, ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप एक कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्राय उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई शिक्षा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात तासी के प्रयास पर लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरव स्थान देना उचित समझते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रयास किया। ठीक है, फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार दिया। इसका प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 तथा 1873 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तित किया गया। ठीक है, और देख लेते हैं तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर ने किया। इनका कौन सा इतिहास लिखा इन्होंने? शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा। ठीक है, कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि संकेत भी गए हैं। यह दूसरी बात है कि संकेत बहुत विश्वसनीय नहीं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्व अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। ठीक है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास गुण दोषों पर आगे अलग रूप में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी कवियों हिंदी साहित्य के रूप में एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, पर्वतीय इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है।
मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें ना तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है, ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, देख लेते हैं भूमिका में क्या लिखा है इन्होंने। मैं आधुनिक भाषा का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी में भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ, ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू लेखकों का ही मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया, उर्दू वालों को, क्योंकि इन पर पहले ही गारसाद तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट रूप से निब्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण अब अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सरोज के ग्रंथों के अतिरिक्त, एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता है कि अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोत के रूप में तासी शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तिमाल, गोसाई चरित, हजारा काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान मूलाधारों के संदर्भ में संकेत भी दिए हैं, जिससे उनकी उस तथस्थता, प्रामाणिक और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि परवर्ती ही हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौड़ कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया। विभिन्न युगों की काव्य कृतियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में भी करना तथा 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्तिकाल 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं न्यूनतम शब्दों से प्रस्तुत करके परवर्ती इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया। वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण पे जबकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपरा का श्री गणेश भी ना हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म, प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा एवं शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं स्थापनाओं को पल्वित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। ठीक है, मिश्र बंधुओं द्वारा मिश्र बंधु विनोद जो 4 भागों में विभक्त है। पूछ लेते हैं मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है, तो 4 भागों में, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 मतलब पहले 3 भाग 1913 और तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध होता है। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5000 कवियों का स्थान लिया, तो दूसरी ओर से 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया। ठीक है, कितने खंडों में? 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया। इस क्षेत्र में उन्होंने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश
गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्य महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया गया। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है। देख लेते हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से लिए हैं। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्रबंधु विनोद से लिए। परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह भी आधार ग्रंथ रहा है। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक रूप दे दिया गया। इसके आधार पर ये हम लोगों के लिए रामचरितमानस एक तरफ से ग्रंथ है, आचार्य शुक्ल का इतिहास। इसके आधार पर हिंदी साहित्य वालों के लिए इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश की साहित्य की वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से दे दिया था राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक भी उसमें दिया था, तो उसमें ऑप्शन कौन सा नहीं था, तो इसमें दिया है राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक था, लेकिन उसमें सांस्कृतिक नहीं था। ठीक है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्य लोचन से पृथक रूप से ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को ऐसे निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया जिससे पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह दूसरी बात है कि उन्होंने काल विभाजन का आधार न देकर केवल तत्व संबंधी निष्कर्षों की ही सूचना दी है, किंतु इससे उस समय के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन की त्रुटिपूर्ण नवोपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गया, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण यह आज भी बहुप्रचलित और बहुमान्य है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता है, देख लेते हैं। पूरे भक्तिकाल को 4 भागों एवं 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर देना। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निगूढ़ धारा, सगुण धारा और फिर प्रत्येक 2-2 शाखाओं, ज्ञानाशयी शाखा, प्रेमाशयी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के विभक्त करके न केवल साहित्यिक आलोचकों को लिए अपितु दार्शनिक व धार्मिक दृष्टि से साहित्य अनुसंधान करने वाले अत्यंत सरल सीधा मार्ग तैयार। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता कवियों के, साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को लिया है। जहाँ विश्वबंधु विनोद में कवि की संख्या 5000 तक पहुँच चुकी थी, वहाँ उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में पूछ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने विश्वबंधु विनोद से कितने कवियों को लिया था, तो 1000 कवियों को लिया था। ध्यान रखना स्थान दिया। फिर भी उनके विवेचन में इनकी साहित्यिक महत्वता और लघुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनुसार ही स्थान दिया। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रमाणिक, सारगर्भित एवं सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत कर पाए, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार विभिन्न
काव्यधाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई। रीत ग्रंथकारों के आचार्य एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए वे बहुत कुछ अंशों से आज भी मान्य हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास की कदाचित अपने विषय का ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि से विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रमाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रमाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास की सहस्राधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे, अपितु वह अन्य अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों, निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। या दूसरी बात है कि उन तथ्यों, निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या वह अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से करता है। किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन में तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 में सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3 से 4 अधिक नहीं थी। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्र चिंतना एवं विवेचना शक्ति से था उसमें तो स्थायी सफलता मिली, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबंध था उसमें उन्हें अनुमान या कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रमाणिक सिद्ध हो गए हैं। उससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियों तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया जो आज की स्थितियों में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित करती है। इसी प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तविहीन, अप्रमाणिक प्रवृत्ति या अन्य भाषा में रचित सिद्ध हो जाने के कारण यह काल आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया है। भक्ति काल के नामकरण और वर्गीकरण में एक कठिनाई यह भी हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजाश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य अवतार या देवी देवता की उपासना करने वाले भक्त कवि के लिए उसमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी यह नामकरण वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ है। भक्ति काल की ही भांति रीत काल में भी नामकरण सीधा निर्धारण, परंपराओं, काव्यधाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष के एक पक्षी बोध का सूचक है, जिससे इस काल के रीत मुक्त, प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं तथा राजनीतिक वैराग्य संबंधी मुक्तों के रचयिता के कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता है। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीति काव्यों द्वारा को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक और केशव ने रसिक प्रिया में रस सिद्धांत सांगोपांग निरूपण किया, वही दूसरी ओर रीत कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित रीति काल या रीति परंपरा का प्रवर्तन केशव से ही मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। विभिन्न काव्यधाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सों और स्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुक्ल जी का युगवादी दृष्टिकोण भी बाधक सिद्ध हुआ। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्रवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण किया। उन तत्वों का स्रोत की अपेक्षा की जिनका संबंध पूर्व परंपरा से, परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, संत मत इस्लाम के एक ईश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है, प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है आदि इसमें कोई संदेह नहीं कि इन सब पर तदयुगीन वातावरण का आंशिक प्रभाव। किंतु यही सब कुछ नहीं है। इनके विकास को सम्यक रूप से स्पष्ट करने के लिए संस्कृत, प्राकृत एवं अभ्रंश उन
परंपराओं पर भी विचार करना आवश्यक था, जो हिंदी की विभिन्न मध्यकालीन काव्य धाराओं के मूल आधारभूत तत्व की भांति विद्यमान है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य की पौराणिक परंपराओं, प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानों, मुक्तकों की धाराओं, सिद्धों व नाथपंथियों की गुहावाणियों की उपेक्षा करके मध्यकालीन हिंदी काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं के वर्तमान स्वरूप की आलोचना भले ही की जा सके, किंतु उसके आधार स्रोतों का अनुसंधान, उनके विकास क्रम की ऐतिहासिक व्याख्या संभव नहीं है। आचार्य शुक्ल की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व समक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियों उसी सीमा तक गए जहां तक वे आलोचक रूप में संबंध है, किंतु जहां वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के अवतरित होते हैं, वहीं उनके अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती है। अवश्य ही ये इनकी अपनी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं हैं, अर्थात जिस काल में उन्होंने कार्य किया था उसे कदाचित यह संभव नहीं है कि इतिहास को वह रूप दिया जा सकता है जो परवर्ती अनुसंधानों से उपलब्ध नूतन तथ्यों निष्कर्षों के आलोक में संभव है। वस्तुतः उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर भी उन्होंने उसे जैसा रूप दिया वह निश्चित ही उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ही संभव था। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्ण हो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशक बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। ठीक है, उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखकों कुछ ऐसे तत्वों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि की युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। वही आचार्य द्विवेदी जी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया है जो युगीन प्रभाव के एकांकी दृष्टिकोण पर आधारित है थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त स्वरों में उद्घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से दलित है और न ही इस्लाम की प्रक्रिया से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है 7वीं और 8वीं सदी में, जबकि भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्व वैभव के साथ विद्यमान थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए लिखा है। देख लेते क्या लिखा है उन्होंने। मैं इस्लाम को महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो हिंदी साहित्य में बाहर आना वैसा था कि जैसा आज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा के स्रोतों का अनुसंधान करते हुए सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों का विचार सारणियों, पद्धतियों और काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार कबीर आदि से प्रभावित है। वस्तुतः भाव, विचार, तर्क, पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, अतः उसे केवल इस्लाम पर आधारित मानने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रेमाख्यानों के भी मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि इनकी कथावस्तु, कथानक, रूढ़ियाँ, रचना शैली, छंद, योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित है। मध्यकालीन हिंदी काव्य के विभिन्न स्रोतों के अनुसंधान के अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी ने संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। शास्त्रीय परंपराओं के संरक्षक महाकवि तुलसीदास के महत्व पर बल देते हुए प्राय अनेक इतिहासकार संतों को अशिक्षित और असंस्कृत एवं अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना करने का प्रयास करते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी जी वस्तु स्थिति की गहराई घोषित करते हुए लिखते हैं। कभी कभी हास्यास्पद भाव से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातों का गढ़ने वाले आदि कहा जाता है। मानो उस युग में जुलाहे, मोची, धुनिये, अन्याय, नीची कही जाने वाली जातियों के लिए शास्त्र और वेद का दरवाजा खुला था। कबीर आदि ने जानबूझकर उसकी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान के मार्ग में समय समय सहायक ही नहीं होता और कभी कभी तो युग की
उक्त नीच जातियों में आए हुए महापुरुषों को शास्त्रीय तर्कजाल से मुक्त होना सेकर जान पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है, कथन पूछ लेते हैं एग्जाम में देखकर किसका कथन है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर आचार्य द्विवेदी की इतिहास संबंधी कुछ रचनाएं भी प्रकाशित हुए। हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि इनमें से अपने तद विषयक विचारों को और अधिक व्यवस्थित पुष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी अधिक सहानुभूति या तथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपरा के अनुसंधान तथा उनकी अधिक सहानुभूति यथा तथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उनके सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समांतर अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करने हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए व्यापक संतुलित इतिहास उनके युग के रुचिवादी एकांकी दृष्टिकोण से समांतर अपने परंपरागत दृष्टिकोण को स्थापित करके हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा, युग, स्थिति दोनों पक्ष ही विचारणीय हैं। आचार्य द्विवेदी ने जहाँ परंपरा पर बल दिया वहीं आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर। देख लेते एक बार। आचार्य द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया वही आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर। अतः कहा जा सकता है कि दोनों मत से इस दृष्टि से एक दूसरे से पूरक हैं। ठीक है, जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती सांस्कृतिक धाराओं, सारणियों और पद्धतियों का जैसा गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया तथा मध्यकालीन जनमानस की भाव धाराओं जैसी गहरी डुबकी उन्होंने लगाई, वह किसी और के लिए संभव नहीं, किंतु फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के स्थूल ढांचे में ही अपनी धाराओं में को समेट देने का रखा है। ठीक, जबकि उसे आमूल चूल परिवर्तित कर देने की शक्ति भी उनमें अभाव नहीं थी। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों ब्रह्म बाह्य रूप के भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर देने के बाद उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है। वे पूर्व व्यवस्था के सारे दोषों अवगुणों का उद्घाटन करने के बाद अपनी ओर से उसमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करते। कदाचित यही कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति व काव्यधारा की नियोजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास के अनुरूप हैं। ठीक है, आचार्य द्विवेदी जी के साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले अन्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक की कालविधि को ही लिया है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया है। इतना अवश्य है कि युगों व धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया। यथा निगुण ज्ञानाशयी शाखा, निगुण प्रेमाशयी, प्रेम मार्गी सूफी शाखा जैसे लंबे नामों के स्थान पर संत का, प्रेम का आदि का प्रयोग किया है, जो अधिक सुविधाजनक है। वीर गाथा काल को चारण काल संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है। ठीक है, यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली बात स्पष्ट हो चुका था तथा स्वयं डॉक्टर वर्मा ने भी दोनों भिन्न माना है, फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन नाथपंथी कवियों की वाणी को हिंदी साहित्य में स्थान देने का वे भी लोभ संवर नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हैं, हिंदी का साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया है। ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से इतिहास आचार्य शुक्ल के गुण दोषों का विस्तार है। कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक साहित्यता और कलात्मक का परिचय दिया। उनके कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्य में हो उठी, जो कि डॉक्टर वर्मा के कवि पक्ष का संकेत देती है।
शैली की इस सरसता और प्रवाहपूर्णता के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है तथा पाठकों को इस बात का अभाव प्राय खलता रहा है कि ये भक्ति काल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग अलिखित रहा है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई है, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य के 16 भागों को प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इस ग्रंथ के लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों पद्धतियों का निर्धारण कर लिया गया है, फिर भी प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हुआ है तथा संपूर्ण ग्रंथ के लेखन में शताधिक लेखकों का सहयोग लिया गया है। ऐसी स्थिति में इसकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में समान रूप से कुछ कहना कठिन है। वस्तुतः प्रत्येक खंड की असफलता बहुत कुछ उसके संपादक और सहयोगी मंडल पर निर्भर है। समग्र रूप से यह योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामग्री सूत्रबद्ध कर सकी है। इसमें संदेह नहीं, इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में आचार्य शुक्ल का इतिहास को ही किंचित संशोधित करके अपनाया गया है। अतः मूल ढांचे के गुण दोष इसमें भी अधिक व्यापक, विस्तृत एवं सबल रूप से विद्यमान है। यदि किस सभी क्षेत्रों में शताधिक लेखकों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के सामूहिक योग से इसका निर्माण, तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता, अनिवंत एवं सजीवता आ पाती है। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में व्यक्त करके हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपरा का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया है। जहां नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा नियोजित इतिहास में आचार्य शुक्ल ने इतिहास की रूपरेखा को अधिक ध्यान में रखा, वहीं इसमें यत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया। यही कारण है कि इसमें हम राष्ट्रीय काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित देखते हैं, पर साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे विभिन्न अध्यायों में विभिन्न लेखकों के इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियों और पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिससे इसमें एक रूपता, अनुवंत एवं संश्लेषण का अभाव परिलक्षित होता है। फिर भी हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है। उपयुक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध, समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष या काल को न्यूनतम ऐतिहासिक दृष्टि से नई वस्तु प्रदान करते हैं। इन सब का विवेचन तो यह संभव नहीं है, किंतु इनका संकेत अवश्य किया जा सकता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभु दयाल मित्तल का चैतन्य संप्रदाय, उसका साहित्य, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। सिद्धांत और साहित्य, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य। और डॉक्टर श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, श्री चंद्रकांत बल्ली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर का, डॉक्टर मोतीलाल मिनरिया का कृति राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, ठीक है। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल का है डॉक्टर श्री कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सांगवासने ने आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर सिया राम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य तथा डॉक्टर सरला शुक्ल द्वारा हरिकांत श्रीवास्तव द्वारा ओम प्रकाश शर्मा प्रभृत विद्वानों के प्रेमाख्यान काव्य संबंधी शोध प्रबंध आदि जैसे शताधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, काव्य रूपों, काव्य धाराओं, उपभाषाओं के साहित्य आदि पर प्रकाश डाल पड़ता है। अतः आवश्यकता है इस बात की है कि इन शोध प्रबंधों में उपलब्ध नूतन निष्कर्षों के आधार पर अद्यतन सामग्री का उपयोग करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। ऐसा करने के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित ढांचे एक बार फिर से देख लो आप सब लोग, या स्क्रीनशॉट ले लेना। आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वह उस सामग्री पर आधारित है जो आज 40
50 वर्ष उपलब्ध थी, जबकि इस बीच बहुत सी नई सामग्री प्रकाश में आई। इस लक्ष्य की पूर्ति एक प्रयास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हुआ, जिसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहित्य का नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। इस प्रकार 1187 से लेकर अब तक की परंपरा को संक्षिप्त समीक्षा से भली बात स्पष्ट हो जाता है कि लगभग एक शताब्दी की अवधि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों, पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया। इतना ही नहीं, हमारे लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धांतों प्रयोगों को अंगीकृत किया, अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनका सम्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाषाओं के इतिहासकार भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा कंप्लीट हुआ। जय माता दी। थैंक यू।